हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 5 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग इस थ्योरम को देखेंगे अच्छे से, और इन थ्योरम्स को क्यों हम लोग सर्किट फंडामेंटल या बेसिक सर्किट फंडामेंटल में हम लोग पढ़ते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो और हाँ, पिछले लेक्चर की मैं बात कर लेता हूं। तो पहले लेक्चर में, इस यूनिट के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एंड डीके ऑफ आरएल सर्किट कैसे होता है। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और रेसिस्टेंस लगे हुए हैं तो वो सर्किट कैसे चार्ज होती है, कैसे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है, ग्रोथ कैसे होता है, डीके कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में आपको बता दी थी। ठीक है, तो आज के क्लास में उसी यूनिट के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हाँ, ये वाला टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, वाईटी पे फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं, वो सभी टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जरूर इन सभी टॉपिक को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 2 है सुपरपोजिशन थ्योरम्स। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि थ्योरम्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोग क्यों थ्योरम्स फिजिक्स में पढ़ते हैं, थ्योरम्स किस लिए बनाया गया है, ये सर्किट्स में क्यों हम लोग को थ्योरम्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब क्या हो गया कि अगर उसमें एक से ज्यादा सोर्सेस लगे हुए हैं, मेनी सोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे सोर्सेस लगे हुए हैं, कई सारे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो इन सभी सर्किट्स में जो किरचॉफ्स लॉ है, जो आपका किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लूप लॉ आपका किरचॉफ्स लूप लॉ एंड आपका क्या है, ओम्स लॉ, ये दोनों लॉ जो है, इसको अप्लाई करने में हमारे जो उस सर्किट का जो सॉल्यूशन निकल के आता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब इसको कैलकुलेशन करने में हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ अगर आपके किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं, मतलब वहां पे अगर हम लोग इसको बहुत ज्यादा इजी वे में करना चाहें तो उसके लिए ये वाला थ्योरम आपका बनाया गया है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बेसिकली थ्योरम्स क्या करते हैं सर्किट फंडामेंटल में, जो भी, चाहे आप थेवेनिन्स थ्योरम की बात करें, चाहे आप सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करें, चाहे रेसिप्रोकलिटी थ्योरम की बात करें, ये सभी थ्योरम्स करते क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में जहां पे कई सारे रेसिस्टेंसेस, कई सारे वोल्टेजेस, कई सारे वही वोल्टेजेस या एनर्जी सोर्सेस लगे होते हैं, तो उन सर्किट को, उन कॉम्प्लेक्स सर्किट को किरचॉफ्स और ओम्स लॉ से न सॉल्व करने के कारण हम लोग कुछ थ्योरम्स को बनाते हैं। और वो थ्योरम, उसी थ्योरम में से आज हम लोग एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम्स का यूज क्यों पड़ता है, हम लोग को क्यों पढ़ना होता है सर्किट फंडामेंटल में, यहां पे आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपका कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, और इसका सर्किट डायग्राम क्या है, इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ करने का प्रोसीजर क्या होगा, और इसको प्रूफ कैसे करेंगे, किस तरीके से मैं एक सर्किट लेके आपको प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हैं। तो पहला इसमें कंडीशन, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि यहाँ पे जो भी आप सर्किट लेंगे उसमें एक से ज्यादा सोर्सेस प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, एक से ज्यादा सोर्सेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि कोई भी आप सर्किट ले रहे हैं अगर सुपरपोजिशन
थ्योरम अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें एक से ज्यादा सोर्सेस प्रेजेंट रहने चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि अगर आप उस सर्किट में मान लीजिए कई सारे इंपिडेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, एसी सोर्स है तो हम लोग इंपिडेंस का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपिडेंस जो होता है वो रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो इंपिडेंस होता है इसकी वैल्यू जो होती है जेड इक्वल टू आपका क्या होता है आर प्लस जे, और यहां पे एक्स होता है। एक्स जो है वो आपका रिएक्टेंस को दिखाता है, जे एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। आई का बेसिकली आई को ही यहाँ पे जे लिखा गया है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है इंपिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी एसी सोर्सेस की बात करेंगे तो हम इंपिडेंस को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखिए इसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए किसी भी, आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, अगर हमको किसी भी इंपिडेंस के क्रॉस हमको करंट को बताना है, क्या बताना है, किसी भी इंपिडेंस, अगर मान लीजिए 3-4 इंपिडेंसेस अगर किसी सर्किट में लगे हुए हैं तो किसी भी इंपिडेंस के क्रॉस अगर आपको करंट को मेजर करना है तो आप इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, एक सोर्स को द करंट फ्लोइंग इन the current flowing across the impedances can be calculate, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मे बी कैलकुलेटेड बाय algebraic sum of current caused by each source acting alone। इसका इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो दो कंडीशंस है इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे देखिए सर्किट बना के मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आप अगर सर्किट से समझेंगे तो आपको ज्यादा ऐसे आइडिया लग पाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए। तो मान लीजिए मैंने दो सोर्सेस यहाँ पे इस सर्किट में लगा दिया। अब इस सर्किट में दो सोर्सेस यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, और ये सारे Z1, Z2 और Z3 इसके क्या है, इंपिडेंसेस है। तो अगर मान ले मैं इस Z3 के क्रॉस अगर मैं करंट को जानना चाहूं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ, यहाँ पे I1 करंट मान लीजिए फ्लो हो रही है और इस तरीके से I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब Z3 के अक्रॉस जब करंट को बताना है तो ये लाइन ये कह रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी इंपिडेंस। मान लीजिए कि अगर Z3 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करना है, can be calculated by algebraic sum of current caused by each source acting alone। मतलब इसी सर्किट का दो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली बार में हम लोग मान लेते हैं कि सेकेंड सोर्स को हमने क्या कर दिया, इस सर्किट से हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, मतलब इस सर्किट में से एक सोर्स को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इस सर्किट में अगर मैंने एक सोर्स को ऑफ कर दिया तो हमको जो यहां से करंट मिल रहा है I1 डैश, और यहां पे जो करंट मिल रहा है किरचॉफ्स लूप लॉ लगाने, यहां पे I1 डैश, यहां पे I2 डैश, ठीक है। तो ये दोनों जो करंट मिल रहे हैं, और ये आपका Z1, Z2, Z3 है, और इसके साथ ही अब हम लोग पहले सोर्स को हटाकर इसके इक्विवेलेंट एक और सर्किट हम लोग बनाएंगे, और यहां पे देखिए, यहां पे इसके इक्विवेलेंट अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड सोर्स को अवेलेबल रखेंगे और फर्स्ट सोर्स को यहाँ पे ऑफ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 डबल डैश यहाँ पे करंट, यहाँ पे I2 डबल डैश करंट, ठीक है। ये किरचॉफ्स आपका लूप लॉ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन दोनों के कारण जो करंट मिला है, अगर इन दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमारा Z3 के अक्रॉस क्या मिल जाएगा, जो हमारा टोटल करंट है Z3 के अक्रॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो करंट यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे I1 करंट भी आ रहा है, यहां से I2 करंट आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे टोटल करंट कितना हुआ Z3 वाले पार्ट पे, यहाँ पे टोटल करंट कितना हुआ, I1 प्लस I2। मतलब अब यहाँ पे देखिए I1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, I1 जो होगा यहाँ पे अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। देखिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 डैश
प्लस I1 डबल डैश्ड के बराबर होगी। I2 की वैल्यू क्या होगी? I2 डैश्ड प्लस I2 डबल डैश्ड के बराबर होगी। ठीक है, तो यही ये स्टेटमेंट आपको कहना चाह रहा है कि अगर किसी इंपिडेंस के थ्रू अगर हम लोग करंट को मेजर कर रहे हैं तो उस करंट को हम लोग निकाल सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ करंट कॉज्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन। यहां पे जो एक एक सोर्स एलोन एक्ट कर रहा है उनके कारण जो करंट निकल रहा है उसको ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो उस इंपिडेंस के अक्रॉस हमारा क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? करंट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हम एक सोर्स को बंद करेंगे, यहां पे लूप लॉ लगाएंगे, एक सोर्स को यहां पे बंद करेंगे, लूप लॉ लगाएंगे, दोनों के कारण करंट को मेजर करेंगे और दोनों करंट का एल्जेब्रिक सम कर देंगे, हमारा वैल्यूज निकल जाएगा। ठीक है, तो यही इसके स्टेटमेंट में देखिए बताया गया है। आपको फर्स्ट लाइन लिखी गई है, इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग इंपेडेंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लीनियर नेटवर्क किससे कहते हैं? लीनियर नेटवर्क का मतलब है कि अगर किसी सर्किट में ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि अगर वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो करंट की मतलब डायरेक्टली जो ड्राइविंग वोल्टेज है, करंट जो है वो ड्राइविंग वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी इंपेडेंसेस लगे हुए हैं, जो भी इंडक्टर लगे हुए हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो करंट या वोल्टेज से, आपके पैरामीटर जो है कांस्टेंट है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उनके उनके पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। इस उसी को हम लोग ऐसे ऐसे सर्किट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर नेटवर्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ड्राइविंग वोल्टेज है, करंट जो है वो ड्राइविंग वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए इसी सर्किट में अगर डायोड्स लगता, ठीक है, तो ये लॉ डायोड्स जो होता है वो आपका वोल्टेज, ड्राइविंग वोल्टेज और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो वहां पे आपका नॉन लीनियर, आपका क्या होता? नॉन लीनियर नेटवर्क होता। ठीक है, तो नॉन लीनियर नेटवर्क किसे कहते हैं? जिसमें डायोड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के सर्किट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर सर्किट नेटवर्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर नेटवर्क क्या होता है यहां पे जानना है, जिसकी वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट रहे, जिसके पैरामीटर क्या रहे? कांस्टेंट। एनी इंपेडेंस तो मोर देन वन सोर्स, और ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक से ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए, और द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी इंपेडेंस मे बी कैलकुलेटेड बाय अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट caused by each source acting alone। तो आई होप कि अब आपको स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमको इस सुपरपोजिशन थ्योरम में करना क्या है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम में हमको करना क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। इस यहां इतने तक के, अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पीछे मैंने दिखाई दिया आपको, तो एक सर्किट आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो जहां पे इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम यहां पे एक बना लीजिएगा, और यहां पे एक और सोर्स लगा लेंगे हम लोग, और यहां पे ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट Z1 Z2 Z3, इसके इक्विवेलेंट हम एक सर्किट और बना सकते हैं। यहां पे ये आपका ये वाला सोर्स अवेलेबल रहेगा, और दूसरे सोर्स को हम लोग क्या कर देंगे? यहां पे शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे, और इसके इक्विवेलेंट एक और सर्किट हम लोग बना सकते हैं जो कि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया सर्किट डायग्राम, जो कि आपको इस तरीके से बना लेना है। अब बात करते हैं प्रोसीजर, कैसे क्या क्या करना है। जो प्रोसीजर मैंने पीछे स्टेटमेंट में समझाया वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं लाइन बाय लाइन। हमको करना क्या है? आइडेंटिफाई ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस। पहला काम होना चाहिए कि उस सर्किट में कितने सोर्सेस लगे हुए हैं। ये बात तो हमको पता ही है कि एक से ज्यादा होंगे, तो कितने सोर्सेस लगे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। फिर क्या करिए?
टर्न ऑफ वन सोर्स, एक सोर्स को बंद करिए, फिर क्या करिए, नाउ एनालाइज द सर्किट विथ वन सोर्स एक्टिव। अब क्या करना है, एक सोर्स जब एक्टिव है आपका, जब एक सोर्स एक्टिव है तब उस सर्किट को आप एनालाइज करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, रिपीट करिए सेकंड एंड थर्ड स्टेप को। क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड स्टेप को फिर से रिपीट करना है अलग अलग सोर्सेस के लिए। जैसे आप पहले सोर्स को बंद कर लिया, दूसरे को ऑन रखा है, फिर क्या करेंगे, पहले को बंद करेंगे, फिर दूसरे को ऑन रखेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेस के लिए इस टू एंड थर्ड स्टेप, जितने भी सोर्सेस, चाहे 5 सोर्सेस क्यों ना लगे हों, उस सर्किट में क्या करिएगा, एक सोर्स को बंद करके उस सर्किट को, बस केवल एक सोर्स एक्टिव रहना चाहिए उस समय, उस सर्किट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद फाइनली वी गेट द टोटल करंट वोल्टेज अक्रॉस एनी इंपेडेंस, और लास्ट में हमको इंपेडेंस या करंट की वैल्यू मिल जाएगी, इंपेडेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको दे देगा, स्टेट एंड प्रूव द सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो प्रूफ भी आपको आना चाहिए। तो वही सेम सर्किट हम लोग लेंगे, यहाँ पे जहां पे 2 सोर्सेस लगे रहते हैं, और इस सर्किट को अब हम लोग अलग अलग सोर्सेस से कैसे एनालाइज करते हैं, देखिए यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सर्किट डायग्राम ले लिया। हाँ, अब इस सर्किट में हमने क्या, यहाँ पे 3 इंपेडेंसेस प्रेजेंट है, Z1 Z2 Z3, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इस सर्किट को अब हम लोग किरचॉफ लूप लॉ लगा के हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें I1 और I2 का वैल्यू निकालेंगे, और इस I1 I2 जो यहां से I1 और I2 मतलब Z3 के अक्रॉस हमको करंट को निकालना है, तो हमको पता है कि यहां से I1 जा रहा है, इधर से I2, तो Z3 के अक्रॉस करंट कितना आना चाहिए, I1 प्लस I2 के बराबर आना चाहिए। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जब हमारा एक सोर्स ऑन हो, जब हमारा पहला सोर्स ऑन है और बाकी सोर्सेस को हमने हटा दिया इस सर्किट से, तब इस सर्किट का जो I1 I2 निकल के आएगा, उसके जो करंट, मान लीजिए यहाँ पे जो करंट निकल के आया वो कितना निकल के आया, I1 डैश, यहाँ पे I2 डैश, तो यहाँ पे I1 डैश कितना आएगा, I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे हम लोग इसके क्रॉस यहाँ पे I1 और I2 डैश को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे सोर्स को बंद करके फिर I1 डबल डैश और I2 डबल डैश को निकालेंगे, और फिर यहाँ पे उनको I1 और I2, फिर उन चारों करंट्स को आपस में जब एल्जेब्रिक सम कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे, तो जो वैल्यू मिलनी चाहिए इस I1 प्लस I2 के बराबर होनी चाहिए। क्या प्रूफ करना है, I1 प्लस I2 की जो वैल्यू हमारी आएगी, पहले मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए यूज करते हैं, तो मैंने 2 सोर्सेस लिया, इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे कि I1 और I2 की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, फिर I1 I2 की जो वैल्यू आएगी, इन चारों के कारण जो चार जो करंट यहां से मिलेगा, उनको ऐड करने से दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आती है, तो ये जो थ्योरम हमसे कह रहा है कि किसी भी इंपेडेंस के क्रॉस हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं, अगर हमको क्या करना पड़े, एक एक सोर्स को ऑन रखने, एक्टिंग अलोन, जब एक सोर्स एक टाइम पे वर्क कर रहा है तब, तो यहाँ पे ये चीजें हमारी, ये बातें आपके प्रूव्ड हो जाएंगे। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया है, कंसीडर अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 सोर्सेस ईएमएफ E1, यहाँ पे ईएमएफ कितना है E1, यहाँ पे ईएमएफ कितना है E2 है, और इंपिडेंसेस क्या है Z1 Z2 Z3 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर में शो किया गया है। चलिए, लेट अस कंसीडर I1 I2 आर द करंट्स इन मेश 1 एंड मेश 2। मेश क्या होता है, लूप, जो आपका बंद परिपथ होता है, लूप जो होता है, यहाँ पे इसमें जो करंट है I1 है, इसमें जो करंट है I2 है, रेस्पेक्टिवली ड्यू टू बोथ सोर्सेस E1 एंड E2, जो कि E1 और E2 सोर्सेस के कारण एक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब आइए,
अब आइए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस बात को प्रूफ करके दिखाएंगे, तो थोड़ा सा मैं अपने से कैलकुलेशन कर लेता हूं, फिर उसके बाद देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले लूप के लिए अगर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहां से देखिए क्या निकल के आएगा, इसी जगह मैं बता दे रहा हूं, फिर मैं पीछे लिख दूंगा। अब देखिए यहां से I1 करंट जा रहा है, तो E1 इक्वल टू, जो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सारे जो आपके सोर्सेस रहते हैं एक साइड रहते हैं और जो IR होता है वो एक साइड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1Z1 आएगा, I1Z1 आएगा प्लस, अब यहां पे हमको पता है कि इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, तो यहां पे कौन सा करंट आएगा, I1 प्लस I2 आएगा। ठीक है, ये चीज हमको पता है। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे, और यहां पे कितना है, Z3 है, तो Z3 मल्टीप्लाइड बाई I1 प्लस I2 के बराबर आ गया। ठीक है, पहले लूप को जब हमने अप्लाई किया तो ये हमारा निकल के आ गया। दूसरे लूप में जब करेंगे तो यहाँ पे सोर्स हमारा कितना है, E2 हमारा, E2 सोर्स है, फिर यहाँ पे I2Z2 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, I2Z2 प्लस, अब यहाँ पे I1 प्लस I2Z3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z3 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे Z3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे आया ये इक्वेशन, हमने बेसिकली क्या किया, वही जो हमारे पुराने किरचॉफ वोल्टेज लॉ हैं उन्हीं को अप्लाई करके मैंने पहले क्या कर लिया, दोनों सोर्सेस के लिए अलग अलग दो इक्वेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इन्हीं दो इक्वेशन को आगे हम चल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे, फिर आगे करते हैं। E1 इक्वल टू I1Z1, E1 इक्वल टू क्या था, I1Z1 था, प्लस आपका क्या था, यहां से Z3 I1 प्लस I2। अब मैंने पहले इक्वेशन को क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, इसमें क्या चेंज करना है, इसमें I1Z1 प्लस, अब मैं Z3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो I1Z3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, I2Z3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, यहां से I1 और I1 दोनों में से कॉमन है, तो यहां से निकाल लेंगे, और Z1 प्लस Z3, और यहाँ पे I2Z3, ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है। फिर हमने एक और सेकेंड इक्वेशन निकाला है दूसरे सोर्स के लिए, फॉर सोर्स 2, सोर्स E2, सोर्स E2 के लिए क्या इक्वेशन आया था आपका, I2Z2 आया था, प्लस यहां पे Z3 I1 प्लस I2 आया था। ठीक है, ये आया था, यही इक्वेशन पीछे मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैच कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे I2Z2 है, I2Z2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो I1Z3 हो जाएगा, और प्लस I2Z3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया हमने, I2 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आ गया, Z2 प्लस Z3 आ गया, और यहाँ पे I1Z3 आ गया। ठीक है, या इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, I1 को आगे लिख लेते हैं, I1Z3 को आगे लिख लेते हैं, प्लस I2Z2 प्लस Z3 को हम लोग पीछे कर लेते हैं, क्योंकि प्लस में है तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां पे ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, अब यहाँ पे, अब ये इक्वेशन से हमको क्या निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को लिखिए, यहाँ पे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अलग से मैं लिख लेता हूं, I1, या तो यहाँ पे मैं कंडीशंस को अप्लाई करता हूं। क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I1Z1 प्लस Z3 है, प्लस I2Z3 है, और यहाँ पे क्या है, I1Z3 है, प्लस I2Z2 प्लस Z3 है। तो अब हमको, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है,
दो अननोन क्वांटिटी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं दो इक्वेशन को सॉल्व करके। क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में यहां पे हमने क्या कर दिया, Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट में Z3 से नाउ मल्टीप्लाइंग, यहां पे लिखिएगा नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, Z3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, Z1 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको एक टर्म को पूरा कैंसिल आउट करना है। क्या करना है, हम मान लेते हैं कि हमको पहले स्टेप में I1 को पूरा एलिमिनेट करना है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें Z3 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे I1 Z3 पहले से ही था तो हमने Z1 प्लस Z3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए होगा क्या, ये इक्वेशन कैसा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे Z3 का, तो E1 Z3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे I1 Z3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस यहाँ पे I2 और यहाँ पे Z3 का स्क्वायर हो जाएगा जब मैंने पहले इक्वेशन में Z3 का मल्टीप्लाई किया। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, Z1 प्लस Z3 का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों साइड करिए, यहाँ पे E2 Z1 प्लस Z3 ये हो गया, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, I1 वाले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे Z1 तो I1 Z3 और Z1 प्लस Z3 आपका यहाँ पे उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर लास्ट वाले में भी स्टेप में भी Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई होगा तो I2 Z1 प्लस Z3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे पहले से ही Z2 Z3 है, Z2 प्लस Z3 पहले से ही है तो ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, आपस में माइनस कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरा टर्म जब कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास इक्वेशन क्या मिला, E1 Z3 माइनस E2 Z1 प्लस Z3 हो गया और इक्वल टू, अब ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। I2 Z3 स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से लिख लिया और यहाँ पे ये माइनस में रहेगा, माइनस I2 Z1 प्लस Z3 और यहाँ पे Z2 प्लस Z3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब क्या करना है, अब फिर से अब हमको I2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, I2 को दोनों साइड से कॉमन ले लीजिए। I2 को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगा, Z3 स्क्वायर और यहाँ पे हमने दो काम करना है इस स्टेप में। I2 को तो हमने कॉमन लिया ही है और इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लगा के इन दोनों को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो Z1 का Z2 के साथ तो Z1 Z2 प्लस यहाँ पे Z1 का फिर Z3 के साथ होगा तो Z1 Z3 हो जाएगा और यहाँ पे Z3 का यहाँ पे Z3 का Z2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर Z3 का Z3 के साथ तो Z3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मिला। अब क्या करना है, समझ में आया। इस स्टेप में हमने क्या किया, I2 कॉमन लिया और इनको सिंपली हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे इस माइनस को अगर हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे Z3 स्क्वायर है माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 और यहाँ पे सॉरी माइनस रहेगा, यहाँ पे हर जगह माइनस रहेगा क्योंकि हमने क्या किया है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया है अंदर। तो Z3 Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर ये। अब यहां से Z3 स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे आपका इक्वेशन मिलेगा। अब फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे I2 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है, ये मिल जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, I2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या मिलेगा, अब I2 इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, E1 Z3 माइनस E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन क्या मिलेगा, Z1 Z2 Z3 Z2 प्लस Z3 Z1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा, और साथ में माइनस यहाँ पे था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो E2 वाला टर्म क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो E2 Z1 प्लस Z3, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये वाला E1 Z3 आपका पीछे चला जाएगा, तो यहां से आपका ये फॉर्म निकलेगा किसका। अब आप देख रहे हैं कि हमको केवल I1 निकालने के लिए कितना बड़ा कैलकुलेशन, I2 निकालने के लिए हमको कितना कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, I2 निकालने के लिए हम लोग को इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। अब फिर से इसी तरीके से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ मल्टीप्लाई, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में किसका, इक्वेशन फर्स्ट में किसका। अब हमको क्या करना है, I2 वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे I2 Z2 प्लस Z3 है, तो यहाँ पे Z2 प्लस Z3 का मल्टीप्लाई करिए, Z2 प्लस Z3 का मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो हमको मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, Z3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, I1 का वैल्यू मिलेगा। अब ये I1 की वैल्यू जो मिलेगी, अब देखिए यहाँ पे जो प्रूफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं I1 I2, देखिए यहाँ तक वही सेम स्टेप किया गया है, और यहां से देखिए I2 की जो वैल्यू मिलाइएगा आप लोग, जो I2 की वैल्यू हमने निकाली है वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी आई है, और फिर हमने Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में, तो I1 की जो वैल्यू मिली वो इतनी मिल गई। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या मिल गई, इतनी मिल गई। अब इस I1 I2 को वैल्यू को ऐड करेंगे, अगर मैं I1, तो वही आपका Z3 के क्रॉस करंट को बताएगा, तो I1 प्लस I2 ही आपका क्या है, Z3 के क्रॉस करंट को बता रहा है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे ऐड करके लिखिएगा, यहाँ पे Z2 प्लस Z3 E1 माइनस Z3 E2, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे दोनों के नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे ये सेम ही रहेगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस करना है, तो प्लस ये वाले दोनों टर्म ऊपर के लिखे, यहाँ पे E2 Z1 प्लस Z3, और यहाँ पे माइनस E2 Z3 E1 Z3। ठीक है, और अपॉन में आपका आ जाएगा Z1 Z2, और यहाँ पे Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, तो ये इतना हमको जो करंट है वो मिलना चाहिए Z3 के क्रॉस, ये आपका टोटल करंट होगा। तो इसी चीज को सुपरपोजिशन थ्योरम से आप करेंगे, अप्लाई करते हैं। नाउ वी कंसीडर द सर्किट इन विच द सोर्स ऑफ ईएमएफ E2 अपसेंट, E2 को हम लोग क्या कर देंगे, अपसेंट करेंगे। तो अब देखिए E2 को अपसेंट करके आपका जो सर्किट डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से Z2 और Z3, यहाँ पे क्या करंट आएगा, I1 डैश, यहाँ पे हमने दो करंट इस लूप के लिए भी ले लिया है, I1 डैश और I2 डैश। ठीक है, ठीक, अब इस तरीके से अब क्या करेंगे, इस सर्किट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस सर्किट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतना आपका यहां पे, एक मिनट, हाँ यहां पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे
यहाँ पे हमने I1 डैश और I2 डैश दो करंट यहाँ पे मान लिया। अब इनके कारण इस सर्किट को, अब इस फर्स्ट सोर्स के कारण इस सर्किट को एनालाइज करेंगे, जो दूसरा प्रोसीजर था। अब इस सर्किट को तीसरा प्रोसीजर, आप देखिए इसको एनालाइज करेंगे तो E1 आपको पहले लूप को अगर देखेंगे तो पहले लूप में सोर्स क्या है, E1 है, और यहाँ पे Z1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z3, यहाँ पे E1 सोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन आपका इस फॉर्म में मिलेगा। E1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, I1 डैश Z1 मिलेगा, और यहाँ पे ठीक है I1 डैश और Z1 मिलेगा, और यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, I1 डैश प्लस I2 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस I1 डैश प्लस I2 डैश, यहाँ पे Z3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या किया गया है, Z3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे I1 डैश Z1 प्लस I1 डैश Z3 प्लस I2 डैश Z3। ठीक है, अब यहां से दोनों में से I1 डैश कॉमन ले लीजिए, वही जो सेम मेथड हमने पिछले वाले प्रूफ के लिए लगाया था, वही सेम मेथड आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, I1 डैश Z1 प्लस Z3, I2 डैश Z3 को यहाँ पे हमने निकाल दिया। यही इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, बस केवल लूप को सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट मेथड किए गए हैं, तो यहाँ पे ये स्टेप, इतने स्टेप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई। सेकेंड लूप को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए सोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब सोर्स की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पे अब फिर से वही लूप लॉ लगाएंगे इसके लिए, तो I2 Z2 आएगा, तो यहाँ पे I2 Z2 देखिए, यहाँ I2 डैश और Z2 यहाँ पे है, इस ब्रैकेट में लिख दिया गया है। इसी तरीके से सॉल्व करके तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को, ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन में भी आप क्या करिएगा, इसमें इस पहले वाले इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, Z3 का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, Z1 प्लस Z3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यू, फिर उसी जो सेम मेथड हमने यहां तक आने में किया है, वही सेम मेथड आपको यहां तक इस I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू को निकालने के लिए करना है। ठीक है, तो यहां से दो करंट हमको फिर से मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन क्वांटिटी है, I1 और I2 डैश। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। सेम मेथड जो यहां पे अभी अप्लाई किया है हमने, जो इतना मेथड मैंने आपको यहां तक बताया है, वही सेम मेथड आपको यहां पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रूफ है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको I1 डैश की वैल्यू जो मिलेगी, तो बेसिकली आपका जो वैल्यू मिलेगा, यहां से क्या कर दीजिएगा, E2 की वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब जो I1 की, सॉरी यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए I1 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे E1 E2 दोनों सोर्सेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, जो आपका E2 है, यहाँ पे E2 की वैल्यू हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, तो E2 की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे I1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर पूरा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप क्या करिएगा, इस जो I1 की वैल्यू आई है, अगर I1 डैश की वैल्यू हमको निकालनी है तो क्या करना है, E2 सोर्स को गायब कर देना, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से I2 डैश की वैल्यू निकालनी है, तो I2 में से यहां से भी E2 को गायब कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस Z3 E1 आएगा, और यहां से I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर सेम मेथड फिर से हम लोग दोहराएंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग E1 को अब्सेंट कर देंगे। क्या करना है, E1 को अब्सेंट करना है। क्या करना है, E1 को अब्सेंट करना है, और E2 को रहने देना है। यहाँ पे Z2 है। अब यहाँ पे जो लूप बना, यहाँ पे मान लेंगे I1 डबल डैश करंट है, यहाँ पे जो लूप बना यहाँ पे I2 डबल डैश करंट है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके उसी सेम मेथड से करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा,
फिर दोनों को सॉल्व करके फिर I1 डबल डैश और I2 डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे I1, अब यहाँ पे जो I1 I2 की वैल्यू मिली है इसमें, या आप चाहे जो मेथड मैं बता रहा हूं जो उस मेथड से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उस मेथड से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ये E2 है। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में क्या करिए, पहले इक्वेशन में Z3 का मल्टीप्लाई करिए, दूसरे में Z1 प्लस Z3, जो पहले स्टेप में हमने किया था वही सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करिए और उसको सॉल्व करेंगे तो I1 डैश की वैल्यू इतनी मिलेगी, I2 डैश की वैल्यू इतनी मिलेगी। ठीक है, और यहां से अब इन दोनों मेथड से अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं तो I1 डैश प्लस I1 डबल डैश और I2 की वैल्यू निकालूं तो I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, इन चारों वैल्यू को ऐड कर दूंगा। इन चारों वैल्यू को ऐड करिए, आइए देखते हैं क्या इक्वेशन हमको मिला है। ठीक है, चारों इक्वेशन को ऐड करके लिखना है हम लोग को। अब देखेंगे सब में नीचे वाला पार्ट तो सेम है, केवल हमको न्यूमिनेटर को ध्यान देने की जरूरत है। तो न्यूमिनेटर को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या है Z2 प्लस Z3 E1, यहाँ पे क्या मिला I1 डैश प्लस I2 डैश प्लस I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश, इन दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल करंट मिल जाएगा Z3 के क्रॉस। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को ऐड करिए, क्या आएगा Z2 प्लस Z3 E1, Z3 E1 प्लस आपका क्या आएगा, यहाँ पे I2 डैश को भी ऐड करिए, I2 डैश क्या है माइनस Z3 E1 माइनस Z3 E1, और यहाँ पे फिर I1 डबल डैश की वैल्यू क्या है माइनस Z3 E2, और यहाँ पे ये जो I2 डैश की वैल्यू है ये भी प्लस में है, ये क्या आया है Z1 प्लस Z3, और ये आपका क्या है E2, और अपॉन में क्या आएगा E1 सॉरी यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। अब इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू आई है, इसको किससे कंपेयर करना है, इस वाले वैल्यू से कंपेयर करिए। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो मतलब आपका एक सॉल्यूशन सही नहीं आया है। यहां पे आप जब मैच करेंगे तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर मिली है। मतलब ये जो थ्योरम कहता है कि अगर एक एक सोर्स को अगर हम लोग सर्किट में रख के एनालाइज करते हैं तो जो करंट मिलेगा उस करंट को अगर ऐड कर देते हैं तो किसी भी इंपिडेंस के अक्रॉस हमारा टोटल करंट मिल जाएगा। वो बात यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रूव्ड हो जाती है। मतलब जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये आपका इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो यही था बच्चों आज की क्लास में, जिसमें हमने आज अच्छे से सुपरपोजिशन थ्योरम को फाइनली डिस्कस कर लिया। ठीक है, और हाँ, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस क्लास का फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्या अभी जो मैंने आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जो भी क्लास चलेंगी, चाहे फिजिक्स चाहे मैथ, किसी भी कोई भी क्लास चलती है, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, तो सभी की क्लासेस के पीडीएफ नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीकॉम की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली हैं और जिसके लिए नवोद्भव बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच में जो भी इस कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बीएससी मैथमेटिक्स की बात करो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट को केवल 1499 में आप परचेज कर सकते हैं। 1499 का वन टाइम पेमेंट करेंगे, आप इस कोर्स में इनरोल्ड हो जाएंगे। और 1499 के साथ साथ अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप DNS यहाँ पे कैपिटल 10 ये अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का और इसके ऊपर से डिस्काउंट मिल जाएगा।
और आपको सारे क्लासेस इसी तरीके से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास होगी, डाउट सेशंस होंगे, अगर कई बच्चों के सेम डाउट होते हैं तो लाइव डाउट सेशन होंगे, क्लास और हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। एक यूनिट खत्म होता है तो उसके बाद उस यूनिट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उनको करवाया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे और इस एप्लीकेशन, और हाँ ये सभी चीजें हमारे एप्लीकेशन जो कि है डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी आप कोर्सेज में एनरोल्ड होइए और फिर क्लासेस आपकी प्रॉपरली चलने लगेंगे हर एक सब्जेक्ट की। और जो आज मैंने क्लास लिया इस और भी आपको डिटेल में इसके और सारे क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो वहां पे हमारे एप्लीकेशन पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका विंस ब्रिज होता है, एक ब्रिजेस के टॉपिक को उठाऊंगा और उस ब्रिज को भी मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।